हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीड्स। देखिए बीज क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। बस आज हम ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो जाएगा। आज हम ये पढ़ेंगे बीज, इसके बाद आएगा अनिषेक फलन, अनिषेक जनन किसे कहते हैं, इसे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देख लेंगे। मतलब कल तक हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मानव जनन वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल हम वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर पाए दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब था, जिसके कारण मैं बोल नहीं पा रही थी अच्छे से, तो हम इसलिए नहीं किए। तो इसके लिए हम सॉरी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगी लेक्चर को जैसे मेरी तबीयत सही रहेगा तब, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि बीज क्या होता है। अगर हम बोले कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा। सबसे पहले हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कोई पौधा कैसे विकसित होता है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले कोई तना निकलता है, फिर पुष्पवृंत होगा, फिर इस तरह करते हुए हमने देखा कि एक पुंकेसर था, उसके पुंकेसर उसका दो भाग था, एक होता है परागकोश, एक होता है पुतंतु, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि परागकोश को जो हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें दो पालियाँ दिखाई देती है, जिसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होता है। फिर हमने एक लघु बीजाणुधानी को देखा। फिर उसके बाद हमने उसके बारे में जाना कि इसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है, फिर अंतः आवरण क्या कहलाता है, फिर उनका कार्य हम लोग देखे थे। फिर उसमें एक था बीजाणु जल ऊतक थे। उसके बाद हमने उसमें देखा कि उससे परागकण का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि इस तरीके से आया। फिर उसमें क्या हुआ कि उसमें हमने देखा कि इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका अंडाशय होते हैं। फिर ये इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है एकांडपी, एक होता है बहुअंडपी। बहुअंडपी 2 प्रकार का होता है, एक होता है युक्तांडपी, एक होता है वियुक्तांडपी। फिर हमने देखा कि स्त्री केसर जो है यह वर्तिका और ओवरी से मिलकर बना होता है। फिर हमने देखा कि ओवरी के अंदर एक बीजांड होता है। फिर बीजांड के बाहर हमने देखा कि निभाग होता है। फिर बीजांड जो है यह अंडाशय से जुड़ा होता है अपरा के माध्यम से। फिर अपरा से बीजांड वृंत होता है जुड़ा हुआ। फिर एक होता है नाभिका, एक होता है निभाग, एक होता है नाभिका, जिसे हाइलम इंग्लिश में कहते हैं। यह इसका भी ज्वाइंट करने का ही कार्य रहता है। यह बीजांड के शरीर को बीजांड वृंत से जोड़ने का कार्य करता है। फिर हमने देखा था कि उसके अंदर बीजाणुजन ऊतक पाए गए थे। फिर उसमें सभी बीजाणुजन ऊतक द्विगुणित थे, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते थे। फिर उसमें हमने क्या करा था, अर्धसूत्री विभाजन कराया, जिसमें से गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ था। फिर हमने देखा कि उसमें से 3 गुरु बीजाणु जो है वह 3 गुरु बीजाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, जिसमें से एक क्रियाशील रहता है और उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो वो दोनों के दोनों 2 ध्रुवों में बट जाते हैं। फिर उनमें समसूत्री विभाजन होता है तो 2 से 4 हो जाते हैं, फिर 4 से 8 हो जाते हैं। जब 8 अवस्था में आता है तो ऊपर से एक केंद्रक आता है, ऊपर से कोशिका आती है, नीचे से एक कोशिका, दोनों द्विध्रुवीय केंद्रक बना लेते हैं। जैसे यह अवस्था आती है तो उसमें क्या होता है कि पुंकेसर किसी के माध्यम से, परागकण के माध्यम से या परागण, फिर हमने देखा कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके माध्यम से क्या होता है कि किसी के भी माध्यम से नर युग्मक आते हैं, कोई परागकण आता है, वर्तिका के ऊपर बैठता है, फिर उसमें से 2 नर युग्मक आते हैं और एक अंडाशय के साथ फ्यूजन कर जाते हैं और एक द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन कर जाते हैं। जब द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करते हैं तो उसे हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। जब अंडाणु के साथ संलयन करते हैं तो उसे हम लोग जायगोट मतलब द्विसंलयन कहते हैं, मतलब दोहरा निषेचन। फिर हम लोग देखते हैं कि एक ही कोशिका में त्रिसंलयन हो रहा है और यहाँ पर निषेचन हो रहा है अंडाणु के साथ, तो इसे हम लोग दोहरा निषेचन नाम दिए थे। फिर हमने देखा कि भ्रूणपोष क्या होता है। फिर हमने देखा कि भ्रूणपोष जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष। फिर हमने देखा था कि भ्रूणपोष के बारे में हमने फिर डिटेल में जान लिया कि हाँ ये होता है भ्रूणपोष। फिर हमने देखा कि ठीक है भ्रूणपोष तो पता चल गया। फिर हमने देखा कि द्विबीजपत्री क्या होता है। फिर हमने उसमें भी आपको बताया कि उसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, कैसे कैसे सारी प्रोसेस होती है
वो हमने बताया। फिर हमने बताया कि एक बीजपत्री को कैसे पहचानते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में किसका अंतर होता है, बीजपत्र का होता है। हमने यहाँ तक आपको डिस्कस कर चुका है। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, देखिए अभी तक हम किस में पढ़ रहे थे, ये तो ध्यान है ना आपको, हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, बीजांड के अंदर ही तो ये सारी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो कोशिका है इसी के अंदर तो सारे प्रोसेस हो रहे थे। द्विबीजपत्री कहाँ बनते हैं, क्योंकि इसमें द्विबीजपत्री किसका रूप था, देखा जाए तो यही वाला कोशिका यहाँ पर जो 2n के फॉर्म में था, इस यही तो दो मतलब द्विबीजपत्री हो या एक बीजपत्री, यही तो कन्वर्ट हुआ था। इसमें भ्रूणपोष में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब भ्रूणपोष त्रिगुणित के फॉर्म में देखा जाए तो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में बना रहता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर क्या होता है, इसमें जब द्विबीजपत्री बन जाए या एक बीजपत्री बन जाए तो एक तरीके से क्या बन गया, बीज बन गया, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया था कि बीज को बना दिया था, ठीक है। जो द्विबीजपत्री हो गया, एक बीजपत्री हो गया, यह बीज का रूप ले लिया हुआ है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बीज है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो बीज है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिनस, एक होता है गैर एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं कि एक होता है एल्ब्यूमिनस, एक होता है गैर एल्ब्यूमिनस। हमने यहाँ पे लिख लिया है कि बीज जो है ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है हमारा एल्ब्यूमिनस, सेकंड है हमारा गैर एल्ब्यूमिनस। अब ये क्या होता है, देखिए जब हमने आपको बताया कि ये जो बीजांड है, बीजांड के अंदर ऐसी संरचना पाई गई, मान लेते हैं कि इसके अंदर एक द्विबीजपत्री ने एक रूप ले लिया, ठीक है। बीज कैसा है, ये जो बीज है यह द्विबीजपत्री है, ठीक है। अब इसे एक बीजपत्री मत समझिएगा, ये द्विबीजपत्री है, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह से, ये द्विबीजपत्री हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये तो द्विबीजपत्री हो गया, लेकिन इसके बाहर क्या पाया जाएगा, ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में क्या पाया जाएगा, भ्रूणपोष पाया जाएगा, ठीक है, भ्रूणपोष पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम एक बार फिर से बना ही दे रहे हैं, देखिए ये बीजांड हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि कोई द्विबीजपत्री बीज है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम पूछें कि ये क्या है तो आपका आंसर आएगा कि ये तो बीजांड है, ठीक है, ठीक है। तो हम अब अगर पूछ ले कि ये क्या है तो आपका आंसर क्या आएगा कि ये बीजांड है, ठीक है। बीजांड के अंदर क्या है, बीज है, बीज कैसा है, द्विबीजपत्री है, ठीक है। इसके बाहर हमने आपको किसी लेक्चर में बताया था कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं कि नहीं, इंटेगमेंट हमने बोला था, अध्यावरण, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यह इस अवस्था में आ जाती है, मतलब एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में जब आ जाता है तो यह जो अध्यावरण है यह बीज का बीज चोल बना लेता है, ठीक है। मतलब अब यह अध्यावरण न रह करके बस इसी अध्यावरण का अब हम लोग नाम रख देते हैं क्या, बीज चोल, ठीक है। अब ये जो बीज चोल है, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट बीज चोल लिख दीजिए, या फिर इसका भी प्रकार है, कौन कौन सा, जैसे ये जो हो गया ये बाहर वाला और ये जो है अंदर वाला, इसका भी नाम होता है। इसमें से एक को कहते हैं टेस्टा और एक को कहते हैं टैगमेन, टेस्टा और ये जो अंदर वाली संरचना है इसको हम लोग कहते हैं टैगमेन। समझ में आ रहा है, मतलब बीजांड का जो बाहर वाला अध्यावरण था, जब बीज एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में परिवर्तित हो जाता है तो यह जो अध्यावरण है यह बीज चोल में कन्वर्ट हो जाता है। बीज चोल तो दो भाग था, इसका बाहरी वाला भाग जो है टेस्टा कहलाता है और अंदर वाला जो भाग है वह टैगमेन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे ही यह अवस्था आ जाती है तो इसके बाहर क्या पाया जाएगा, क्योंकि ये तो जायगोट का रूप है ना, जो 2n था इसने न द्विबीजपत्री का रूप लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो द्विबीजपत्री में 2n रूप लिया हुआ है, लेकिन इसके बाहर भ्रूणपोष तो वैसे ही रहेगा ना। तो ये क्या हो गया, हम मान लेते हैं कि ये भ्रूणपोष है, ठीक है। ये क्या है,
भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष क्या करेगा, देखिए ये जो द्विबीजपत्री है, ठीक है, ये जो द्विबीजपत्री है, अगर यह द्विबीजपत्री अगर भ्रूणपोष का पूरे तरीके से यूज में ले रहा है, ठीक है, भ्रूणपोष को पूरे तरीके से खा जा रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो यह जो है इसको हम किस में रखेंगे, किस बीज में, तो यह गैर एल्ब्यूमिनस में आएगा। मतलब इसने भ्रूणपोष को पूरी तरीके से यूज ले लिया। लेकिन अगर ऐसा कोई बीज जैसे मान लेते हैं कि यह द्विबीजपत्री है, इसने क्या किया कि इसने भ्रूणपोष को पूरे तरीके से यूज में नहीं लिया है यूज, लेकिन कम मात्रा में लिया है, तो इसको हम रखेंगे गैर एल्ब्यूमिनस में। मतलब हम कह सकते हैं इसमें कि भ्रूणपोष का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है एल्ब्यूमिनस में, गैर एल्ब्यूमिनस में क्या किया जाता है कि इसमें भ्रूणपोष का जो उपयोग है वह कम पूरे तरीके से ले लिया जाता है, ठीक है, कम मात्रा में नहीं, पूरे तरीके से ले लिया जाता है। तो हम इतना पहले नोट कर देते हैं। हमने यहाँ पे नोट कर दिया गैर एल्ब्यूमिनस क्या होता है। देखिए भ्रूणपोष पूर्ण रूप से उपयोग में ले लिया जाता है, और इसमें क्या हमने लिखा है कि थोड़ी मात्रा में भ्रूणपोष का उपयोग ले लिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंदी को करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब जो हमने शब्दों को लिखा है उससे सही से अब समझने के लिए लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह से पूछेगा नहीं कोई के मतलब गैर एल्ब्यूमिनस क्या होता है, एल्ब्यूमिनस क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। अब कहेंगे आपके इसका एग्जाम्पल देंगे तब ना समझ में आएगा, ठीक है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। गैर एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है मटर, ठीक है। मटर कैसे होगा, देखिए जब आप कच्ची मटर को तोड़ेंगे तो कच्ची मटर को तो बहुत लोग यूज़ में लेते हैं। जब हम कह रहे हैं कि जब पेड़ में, अब वो पेड़ थोड़ी होगा, पौधा ही होगा, ठीक है, जो उस पौधे में मटर के जो पौधा है उसमें जब कोई फल आ चुका है, बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो जैसे 2-4 दिन का हो, तो उसमें क्या होता है कि अब इसमें से मान लीजिए कि ये कोई मटर हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है इस तरह से मटर दिखाई देता है कि नहीं, ठीक है, इसमें इस तरह से मटर दिखाई देता है। तो क्या होता है जब इसके आवरण को हम इसे जब क्या करते हैं खोलते हैं, तो क्या होता है इसमें मतलब पिचका सा दिखता है मटर, ठीक है, मतलब एकदम पिचका। अगर उसे हम थोड़ा सा दबा दे तो उसमें से क्या निकलता है, व्हाइट कलर का कुछ निकलता होगा, देखे होंगे, ठीक है, पानी के जैसा ही निकलता है, और लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर रहता है। इसके आसपास का एरिया भी देखेंगे तो ज़्यादातर रहता है। कब, जब कच्ची मटर हो, एकदम मतलब आने वाला ही रहता है। तब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जब यह धीरे धीरे मटर बढ़ने लगता है, तो जब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मैच्योर हो जाता है, तो उसमें देखेंगे कि आप जब उसको देखेंगे तो उसमें यह जो लिक्विडपन था वह समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो वह लिक्विडपन क्या था, वह भ्रूणपोष ही था जिससे पूर्ण रूप से उपयोग में ले लिया गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए यही हो गया आपका गैर एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल। इसमें चारों तरफ मान लेते हैं कि ये हो गया भ्रूणपोष। इसमें कुछ दिनों बाद क्या होता है कि यह जो है यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, मतलब नष्ट नहीं होता, यह जो बीज है इसका इस भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से उपयोग में ले लेते हैं लोग, ठीक है। तो यही होगा गैर एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल, ठीक है। हमें लगता है कि आप ये अब नहीं भूलेंगे कि गैर एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल क्या होगा। इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेम भी हो गया, सेम में भी वही होता है। और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे चना हो गया, ये भी होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए एल्ब्यूमिनस जो होता है इसका एग्जाम्पल आ जाएगा गेहूँ। गेहूँ में क्या होता है, थोड़ी मात्रा में भ्रूणपोष रह जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिख सकते हैं गेहूँ, मक्का, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एल्ब्यूमिनस के, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब तक आपको बीज के बारे में हम जितना कुछ भी बताए हैं एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया है तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फल के बारे में, ठीक है। जैसे बीज हो गया, अब बीज के बाद क्या होता है, बीज कहाँ होता है, फल के अंदर होता है। तो अब हमें फल भी तो जानना होगा ना कि ये फल क्या होता है। फल सभी लोग जानते हैं कि फल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए
फल के प्रकार आप देख लीजिए कि फल के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें, लिख देते हैं यहाँ पर हम फल। अगर फल की बात की जाए तो फल जो होता है, एक होता है शुष्क फल। शुष्क फल का एग्जाम्पल आप सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, और एक होता है गूदेदार फल। अब शुष्क फल क्या होता है, गूदेदार फल क्या होता है, देखिए अगर हम लिख दें यहाँ पर शुष्क फल, शुष्क फल, और एक लिख दें गूदेदार फल, गूदेदार फल। अब इसका एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे हम लिखे फल और फल के प्रकार में हमने लिखा है, एक होता है शुष्क फल, एक होता है गूदेदार फल। तो आप सोचिए ना कि आखिर में शुष्क फल, शुष्क का मतलब क्या हुआ, जिसमें पानी हो। एक एग्जाम्पल दे, मूंगफली। अब उससे रिलेटेड आप सोचिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए फल के बारे में मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फल से सारे लोग परिचित हैं। बस हाँ, एक पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अध्ययन को, फल के अध्ययन या फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका तो पता होना चाहिए कि अध्ययन क्या होगा, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं। अब हाँ, हम इस पे थे कि फल जो है दो प्रकार के होता है, शुष्क फल, गूदेदार फल। शुष्क फल का हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, क्या हमने एक एग्जाम्पल दिया, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली। अब गूदेदार फल का आप एग्जाम्पल सोचिए क्या हो सकता है। आम सारे लोग खाते हैं, आम क्या दिमाग में नहीं आ रहा है कि आम होगा गूदेदार फल? क्यों हो रहा है गूदेदार? देखिए जैसे ये जो शुष्क फल है, इसको हम इसके फल भित्ति के आधार पर नहीं बांट सकते। फल भित्ति क्या होता है, जैसे फल में जैसे आम हो गया, आम को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है एपिकार्प, एक होता है मेसोकार्प, एक होता है एंडोकार्प। मतलब बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति में हम बांट सकते हैं। उसका ग्रीन वाला जो पार्ट होता है वह होता है बाह्य फल भित्ति। ठीक है, और उसके बाद अंदर जो गुदा वाला होता है, हम लोग जो खाते हैं, वह होता है मध्य फल भित्ति। फिर अंदर जो इसका एकदम गुठली होता है ना, वह होता है अंतः फल भित्ति। ठीक है, लेकिन अगर हम शुष्क फल की बात करें तो क्या इसको हम 2 भाग में या 3 भाग में बांट सकते हैं? जी नहीं, हम लोग इसको नहीं बांट सकते हैं। ये शुष्क फल ऐसे ही होते हैं, जैसे मूंगफली हो गया इसका एग्जाम्पल, लेकिन गूदेदार फल में जैसे आम हो गया। ठीक है, तो हम ये तो बता रहे हैं कि जैसे फल है, किसके आधार पे हम बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं फल भित्ति के आधार पर। फल लिखा है, भित्ति लिख दे यहीं पर, फल भित्ति के आधार पर। अब लिख लीजिएगा कि फल जो हमने लिखा है कि फल भित्ति के आधार पर फल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक शुष्क फल हो गया, एक गूदेदार फल हो गया। ठीक है, क्योंकि जो फल है इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे फल हो गया, फल भित्ति के आधार पे हो गया, फिर उसके उत्पत्ति के आधार पर हो गया, फिर कई सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा, हमें लग रहा है कि फल जो होते हैं 2 प्रकार के, तो शुष्क फल, गूदेदार फल। हमने केवल एक एक एग्जाम्पल लिखा है और हम इसमें आपको बता दे रहे हैं कि ये जो है गूदेदार फल, यह 3 प्रकार में इसे बांटा गया है। हमने एग्जाम्पल पहले दे दिया, बाद में बता रहे हैं कौन कौन सा। एक होता है एपिकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम केवल 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, इसके बाद आपको सोच कर लिखना होगा कि शुष्क फल में और क्या आ सकते हैं, गूदेदार फल में और क्या आ सकते हैं। आप इतना पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फलों के प्रकार, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति का मतलब जैसे उत्पन्न किस आधार पर हुआ। जैसे हमने इससे पहले क्या देखा कि फलों के जो प्रकार थे वह फल भित्ति के आधार पर, मतलब वो जो फल है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया आम, आम में क्या था, फल भित्ति के आधार पर हमने उसे बांटा था। जैसे
गूदेदार फल में भी आया क्या, आम। आम में क्या हुआ, जैसे बाह्य फल भित्ति हो गया, मध्य फल भित्ति हो गया, अंत फल भित्ति। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे वो जो आम उत्पन्न हुआ वह किस बेस पर हुआ। तो जैसे हो गया फलों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रू फ्रूट्स, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू का मतलब कुछ लोग कहेंगे सत्य फल, और फॉल्स का मतलब गलत फल। जी नहीं, देखिए ट्रू, देखिए सत्य फलों के प्रकार में हमने देखा कि एक होता है सत्य फल, एक होता है आभासी फल। सत्य फल का मतलब क्या हुआ है, इसका निर्माण जो है केवल अंडाशय से होता है, ठीक है। तो सत्य फल जो है इसका निर्माण केवल अंडाशय से होता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं निर्माण, इसका निर्माण, सत्य फल का निर्माण किससे होगा, केवल अंडाशय से, केवल अंडाशय से। लेकिन ये जो आभासी फल है इसका निर्माण अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय के साथ पुष्प के अन्य भाग से, अन्य भाग से, ठीक है। मतलब देखिए अंडाशय के साथ तो होगा ही, लेकिन उसके साथ कोई जो फूल है उसमें किसी और भाग से भी हो सकता है इसका निर्माण, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए सत्य फल का एग्जाम्पल क्या होगा और आभासी फल का एग्जाम्पल क्या होगा। तो ये जो सत्य फल है इसका एग्जाम्पल है नारियल। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नारियल। और ये जो आभासी फल है इसका एग्जाम्पल है सेब, ठीक है। सेब से बहुत लोग ही परिचित है, ठीक है। तो ये हो गया फलों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कि फलों के जो प्रकार है वो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल हो गया, आभासी फल हो गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। इसका निर्माण जो होता है, सत्य फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, जबकि आभासी फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग से भी होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया सेब, और इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया नारियल। हमने केवल एक एक एग्जाम्पल देना है, और आपको कम से कम, चाहे आप गूगल से सर्च कीजिए या कहीं से सर्च करिए या फिर बुक को पढ़िए, आपको 4 एग्जाम्पल इसमें लिखना है और 4 एग्जाम्पल इसके खोजने हैं आपको अपने से। और इससे पहले हमने जो केवल एक एक एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर एल्ब्यूमिनस और गैर एल्ब्यूमिनस का आपको वहाँ पर भी +4 आज का होमवर्क है आपका, एग्जाम्पल सबका लिखना है, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, नहीं तो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर +4 क्या है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा ये रहा दोस्तों। तो आज का लेक्चर कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।